नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक स्टडी पर, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट की जो एग्जाम हुए हैं उसका हम कंप्लीट रिव्यू आपको देने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आंसर बताने वाला हूं। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, इससे पहले के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 69 है? ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 69 किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आपको जो राइट आंसर है वह उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक उपराष्ट्रपति को अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति या उसके किसी भी व्यक्ति द्वारा नियुक्त के सामने शपथ लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चुंगलोनम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो पुंगलोनम आपका चोलम आया था। ठीक है, तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है वह ड्रामे की गर्जना। ठीक है, और यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी की नृत्य की एक आत्मा है। ठीक है, इस शैली में नर्तक एक स्वयं नृत्य करते हुए पुंग यानी कि जिसे हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप है को बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वो आया था, इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था? ठीक है, तो इरफान पठान का जो भाई है उसका नाम है यूसुफ पठान। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से लड़ा था। ओके, इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान ने 2024 में लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य से चुनाव लड़ा था और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। टीएमसी के रूप में। और टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ठीक है, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी सबसे अधिक उल्लेखित नदी, यानी सिंधु नदी का जो है सबसे अधिक बार उपयोग हुआ है। और सरस्वती सबसे पवित्र नदी इसमें मानी जाती है। ठीक है, गंगा का उल्लेख देखते हैं एक बार, और यमुना का उल्लेख इसमें 3 बार हुआ है, और कृष्णा का उल्लेख कहीं भी इसमें नजर नहीं आता, यानी कि 0 बार हुआ है। ओके, और जो सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी में जो सरस्वती को इन्होंने स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है? ठीक, तो लालचंद शर्मा जो है वो हास्य व्यंग शैली से संबंधित है। चलिए लालचंद शर्मा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लालचंद शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जो विशेष रूप से हास्य व्यंग शैली से संबंधित थे। उनकी रचनाओं में तीव्र बुद्धिमत्ता, समाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ठीक है, तो ब्लाइंड क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप खेला था चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलौर में। ठीक है, हम चिन्नास्वामी स्टेडियम देख लेते हैं। इसके बारे में सारे पहलुओं का आपको याद होना चाहिए। तो ये भारत में 17 दिसंबर 2022 को बंगलौर के कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया फाइनल में बंगलौर को 120 रनों से हराकर नेत्रहीनों ने के लिए तीसरा टी20 विश्व कप जीत लिया। भारत के लिए यह लगातार तीसरा खिताब है। इससे पहले भारत में 2012 और 2017 में भी जीत हासिल की थी। ठीक है, यानी तीनों बार उन्होंने हासिल जीत कर चुकी है। ओके, नेत्र होने के लिए अभी तक आयोजित सभी टीमों में टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने ही की है। ओके, और भारत से पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए, और भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने इसमें भी शतक लगाए थे। ओके, और देखिए, जब बांग्लादेश अपने निर्धारित 20 ओवरों में 30 विकेट के शक नुकसान पर 170 रन ही बना सकी थी। दूसरी पार्टी भी कौन सी थी? बांग्लादेश थी। ठीक, सेकंड नंबर पर उसने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता आ सकता है। और देखिए, कर्नाटक के राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका। देखिए, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत ने विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी भी इसमें प्रदान की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अधिनियम, वो उससे चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा पारित किया गया था। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। ये अधिनियम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अधिनियम 1793 के जरिए पारित किया गया था, और यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। ठीक है, ये अधिनियम जो था हमारा यहाँ का नहीं था, ये ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था। ओके, और इस अधिनियम ने कंपनी की राजस्व, प्रशासन और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, और इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी के शासन की निरंतरता सुनिश्चित की थी। और इस अधिनियम, और इसमें देखिए एक अधिनियम में और दिया था, इस अधिनियम ने वीटो का अधिकार सभी गणों को दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था कि रानी
बेचैया किस नस्ल से संबंधित है? ठीक है, रानी बेचैया किस नस्ल से संबंधित है? इसे राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, और देखिए ये जो लोक नृत्य है वो क्या है, ये विशेष रूप से गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। और ये गैर नृत्य आमतौर पर राजस्थान में आयोजित होने वाली शादियों और उत्सवों के दौरान किया जाता है, और इसे महिलाओं द्वारा बड़ी खुशी और उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। रानी बेचैया ने इस नृत्य शैली को संरक्षित किया और उसे और भी अधिक प्रसिद्ध किया। ठीक है, इनका महान योगदान था। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में रिपब्लिक डे परेड परेड थी। रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसमें किस देश की सेना ने भाग लिया था? ठीक है, तो उसमें जो मिस्र की सेना ने भाग लिया था 2023 वाली में। ठीक है, और देखिए मिस्र का जो राष्ट्रपति थे उस समय अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, उस वर्ष मुख्य अतिथि के तौर पर थे। ओके, और ये पहली बार हुआ था जब मिस्र की 30 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया, और यह भारत मिस्र के बीच मजबूत होने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में क्या है? ठीक है, यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत क्या कहा गया है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके अंतर्गत ये किया गया था। देखिए, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो 42 है वो आपका राज्य के नीति सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, और इसके तहत राज्य में उचित वेतन, सुरक्षित वातावरण, श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करनी होती है। ठीक है, और इस अनुच्छेद के तहत गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृत्व राहत भी दी जाती है, यानी कि कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को उन स्थान पर सम्मानित किया जाना चाहिए जहाँ वे काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजर बिन्नी किस देश से खेलते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था रोजर बिन्नी किस देश से खेलते हैं, तो ये भारत से खेलते हैं। और रोजर बिन्नी भारत के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसमें। ठीक है, रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई 1955 को बंगलौर में हुआ था। वह भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जो लोग विदेश में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उन्होंने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, और उन्होंने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। ठीक है, उन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट बनाए थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन के बारे में देखिए कुछ चर्चा कर, देखिए क्या होता है, जो लोग विदेश जाते हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे होते हैं विदेश में जन्म लेते हैं, उनको यदि भारत की नागरिकता दी जाती है तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। ओके, और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आ सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है, और वह मंत्री पद के लिए भी प्रमुख होता है। वह कैबिनेट का अध्यक्ष होता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ओके, और भारत के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में भी वह कार्य करता है। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकता है, और यही योजना आयोग का भी पदाध्यक्ष होता है। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, भारत में योजना आयोग ने अन्य आयोग के साथ भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार की, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो है लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था? ठीक है, किसके कार्यकाल में किया गया? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। और उसमें यदि पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लौह इस्पात कारखानों का उद्योग की स्थापना की गई थी। और पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, और भारत सरकार ने 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र में लोहे इस्पात उद्योग में कई संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि भारतीय उद्योगों को मजबूत किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो आया था वो है पेशावर बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि पर अंग्रेजों के साथ 1802 में 31 दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। इस संधि के जरिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को मराठों के क्षेत्र दिए थे। ठीक है, और पेशवा ने अंग्रेजों को 6000 सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने की अनुमति दी। और पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों को राजस्व मिलता था उसको अंग्रेजों को दे दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? ठीक है, तो गरीब कल्याण जो योजना है वो 5 दिनों की आई थी। ये कौन सी योजना जो 5 किलो गल्ला हर महीने मिलता है वही योजना है। ओके,
3 महीने के लिए आई थी। और गरीब कल्याण योजना जो थी वो 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की थी। यह योजना जो है 3 महीने के लिए लागू की गई थी, और ताकि गरीब इस योजना के अंतर्गत अन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जैसे कि फ्री राशन और कैश ट्रांसफर। कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए थे। ओके। और इस योजना के तहत गरीबों को फ्री अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। ठीक है, आज भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो इंदिरा पीरा वोरा को किया गया था। ओके, इनके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इंदिरा पी वोरा असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। ओके, और ये 17 की नृत्यांगना है, और 13 साल के लिए वे गुरु बेमापति चिन्ह सत्यम के मार्गदर्शन में कुचिपुड़ी में, और गुरुमुखी जो गुरु है रुक्मणी देवी उणंडला। ठीक है, रुक्मणी देवी है मार्गदर्शन में भरतनाट्यम में भी प्रशिक्षण इन्होंने किया है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।